नमस्कार, फॉलो अप के इस लाइव में आपका स्वागत है। 20 जनवरी का दिन झारखंड के लिहाज से खास करके खबरों की दुनिया में काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। आप तमाम दर्शक जो अभी जुड़ गए हैं या फिर बाद में भी जो इस वीडियो को देखेंगे, उन्हें मालूम है कि 20 जनवरी को ईडी और सीएम हेमंत सोरेन की मुलाकात होनी है। लैंड स्कैम मसले में मुख्यमंत्री से पूछताछ होनी है। तकरीबन 6 महीने के लगातार ईडी के द्वारा जो समन भेजे जाने के बाद यह दिन तय हुआ है। और 20 जनवरी के दिन पर इसलिए भी चर्चा हम लोग कर रहे हैं क्योंकि इस पे पूरे राज्य की निगाहें हैं और तरह तरह की कयास जो है लगाए जा रहे हैं। सबसे पहला कयास ईडी के तरफ से ही लगाया गया और बाकायदा मुख्यमंत्री को भेजे गए समन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यह बताया भी गया कि जिस दिन आपसे पूछताछ होगी उस दिन लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था जो है खराब नहीं हो, इसके लिए आप सीएस यानी कि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को जो है पत्र लिख करके निर्देशित कर दें। इसी तरीके का जो शंका है वो आम लोगों के भीतर में भी है और मीडिया के लोगों के मन में भी ये सवाल था, जिसका जवाब आज राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से तलाशने की कोशिश की गई। इस सवाल के जवाब में जो बातें सीपी राधाकृष्णन ने कही उस पे तो हम लोग चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो बाकायदा इस सवाल पे गुस्सा गए और कहे कि क्यों ऐसी चीज़ें घटेंगी। एक तरीके से राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने स्पष्ट कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो सीएम ही क्यों न हो। उन्होंने एक उदाहरण दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और कहा कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो बाकायदा वो भी जो है एजेंसियों का सामना करते रहे हैं, उस समय भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब नहीं हुई थी, तो यहाँ खराब क्यों होगी। हालांकि ये सवाल भले ही मीडिया ने किया था राज्यपाल से, राज्यपाल उस पर थोड़ा गुस्साए भी, लेकिन ये सवाल तो ईडी के मन में भी है। इसीलिए सबसे शुरुआती समय में हमने जिक्र किया कि कैसे ईडी ने जो है मुख्यमंत्री को पत्र में इस शंका का जिक्र भी किया था। इसके साथ ही दो और महत्वपूर्ण खबरें हैं। बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, नई कमेटी बाबूलाल की घोषित हो गई है, उसमें किस नए चेहरे को जिम्मेवारी मिली है उस पर भी बातचीत करेंगे। तीसरा जो महत्वपूर्ण खबर है वो ये है कि आपको याद होगा कि बीते 9 जनवरी को जो हेमंत सोरेन की कैबिनेट की बैठक हुई और उस कैबिनेट में एक निर्णय लिया गया कि केंद्रीय एजेंसियों के समन पे झारखंड के जो अधिकारी हैं सरकारी वो नहीं जाएंगे, पहले उसकी जानकारी देंगे कैबिनेट को सेक्रेटरी के माध्यम से, और कैबिनेट सेक्रेटरी और बाकी के अधिकारी जो है तय करेंगे कि समन पे जाना है या नहीं जाना है। इसी संबंधित मामले में जो डीसी साहेबगंज रामनिवास यादव को जो समन हुआ था, उस समन पे डीसी साहेबगंज यानी कि रामनिवास यादव तो नहीं गए ईडी के सामने, लेकिन कैबिनेट सचिव वंदना दादेल का एक पत्र चला गया था ईडी के समक्ष और बाकायदा अधिकारियों से पूछा गया था कि आप किस आधार पे और किस मामले में जो है डीसी साहेबगंज से पूछताछ करना चाहते हैं। इसी का जवाब आज ईडी ने कैबिनेट सेक्रेटरी को काफ़ी तल्ख लहजे में दिया है। इस पे भी बातचीत करेंगे और इन 3 जो बड़ी खबरें हैं उस पे हम लोग बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनोज पांडे हैं, सनी सरद हैं। सबसे पहला सवाल बीजेपी से हम लोग शुरू करते हैं और बीजेपी ने लिस्ट जारी कर दी है। बाबूलाल मरांडी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के तकरीबन 6 महीने का वक्त हो गया है और अब जाकर के लिस्ट जारी की गई है। क्या बदलाव आप देख रहे हैं? क्या नए चेहरों को जिम्मेवारी मिली है या फिर पुराने चेहरों को ही जो है रिपीट कर दिया गया है? देखिए, एक तो आधी अधूरी लिस्ट जारी की गई है। अभी इसमें अलग अलग जैसे मोर्चा का है वो नहीं है, तो उन सारे का बाकी है। जिला अध्यक्षों की सूची बाकी है, कार्य समिति की बाकी है, तो बहुत सारे अभी लिस्ट जारी होने। अभी कितने लोगों को? लगभग 44 लोगों का अभी जो लिस्ट जारी हुआ है। माना जाता है कि बीजेपी पुरानी कमेटी से 20 से 25% नई कमेटी में चेंज करती है, लेकिन 44 लोगों की सूची देखें तो वो 20-25% भी नहीं है। बाबूलाल ने ज़्यादातर पुराने लोगों पर ही भरोसा जताया है, तो इसका मानना ये कि जो दीपक प्रकाश थे उनकी कमेटी पर इनको भी यकीन है, या तो वो काम करने वाले हैं या फिर
आगामी चुनाव को देखकर ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया गया कि सबको वही जिम्मेदारी मिले फिर से जो वो करते आ रहे हैं, ताकि कहीं से भी डिस्टरबेंस ना हो। मतलब मोर्चों को अभी जारी नहीं किया गया है, अलग अलग जो अनुसंघीय इकाई है बीजेपी का। हाँ। लेकिन जो कोर कमेटी है वो 44 लोगों को मौका मिला है, और उसमें जो आप 25% जिक्र कर रहे हैं कि नए नाम को जगह दिया गया है, तो वो कौन नाम है जिनको नए लोगों को मौका मिला? जैसे नीलकंठ सिंह मुंडा, इनको उपाध्यक्ष। मैं बोला 25% से भी कम लोग हैं नए। बालमुकुंद सहाय, राकेश प्रसाद। बालमुकुंद सहाय को चूंकि 2 टर्म रिपीट थे, लेकिन इस बार तीसरे में देखिएगा तो आप प्रदीप वर्मा, ये तीसरी बार बन रहे हैं। भानु प्रताप शाही को उपाध्यक्ष के तौर पे दिया गया है। विकास प्रतिम, इनको जगह, जवाहर पासवान आपको उनको जगह दिया गया है गढ़वा से। लुइस मरांडी को जगह दिया गया है। बड़कुंवर गगरई, अशोक भगत, ये सब प्रदेश उपाध्यक्ष का नाम मैं पढ़ रहा हूँ। कालीचरण सिंह है, आरती कुजूर है, आदित्य साहू से। आरती कुजूर पहले महिला मोर्चा की अध्यक्ष हुआ करती थी, इस बार प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। आदित्य साहू को फिर से प्रदेश मंत्री, प्रदीप वर्मा को प्रदेश महामंत्री, जो प्रदेश महामंत्री आदित्य साहू थे, प्रदीप वर्मा थे, उनको रिपीट किया गया। मनोज सिंह, करमबीर सिंह। कोषाध्यक्ष जो है दीपक बंका जो थे, और सह कोषाध्यक्ष जो है वो मनीष जायसवाल को बनाया गया है। इन सब हजारीबाग वाले जो विधायक हैं, मतलब ज़्यादातर 25% भी मुझे नहीं लगता है कि नए चेहरों को मौका मिला है। एक राफिया नाज जो योगा सिखाती हैं, योगा टीचर के तौर पे भी लोग जानते हैं उनको, और राफिया नाज को प्रवक्ता की सूची में उनको जो है नई जिम्मेवारी मिली है। एक जो नया चेहरा, जो ताज़ा चेहरा एक तरीके से अगर देखा जाए, युवा चेहरा को जो मौका अगर देखा जाए इस 44 चेहरों में, तो ज़्यादातर जो पुरानी कमेटी में थे उनको मिला है, या फिर दूसरी जिम्मेवारी पहले से ऑलरेडी थी, इस बार जिम्मेवारी बदली गई है। लेकिन नए लोगों में से जो है 2-3 ही हैं, जिसमें एक राफिया नाज भी है। अब जैसे प्रतुल सहदेव ये फिर से प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए हैं। कुणाल सारंगी फिर से बनाए गए हैं। रमाकांत महतो, इनको पहले था, अब बीच में ये नहीं थे। अमित मंडल को बनाया गया है नया चेहरा। तो जो विधानसभा में परफॉर्मर हैं, 3-4 विधायक ही हैं, जैसे रणधीर सिंह, अनंत ओझा, अमर बावरी, मनीष जायसवाल, उन सब को जगह। अनंत ओझा को क्या मिला है? अभी अनंत ओझा को कोई जगह नहीं दी गई है। और अविनाश कुमार, अमित मंडल, जेबी तुबिद, डॉक्टर अरुण ओरांव, ये भी पहले के हैं। रमाकांत महतो, ये पहले। रमाकांत महतो एक नए चेहरे हैं, ये बीजेपी के दूसरे इकाई यानी कि युवा मोर्चा में पहले ये थे। हाँ, और अभी पत्रकार भी रहे हैं, दिल्ली से हैं ये। हाँ, लंबे अरसे से रहे भी हैं। राहुल अवस्थी जैसे सोशल मीडिया का वो प्रभारी थे, उस तरीके से उनको दिया गया है। आईटी संयोजक विवेक विकास, अमर झा, शिवपूजन पाठक फिर से मीडिया प्रभारी बनाए गए हैं। योगेंद्र प्रताप को सह मीडिया प्रभारी फिर से बनाया गया। अशोक बड़ाई को सह मीडिया प्रभारी का जिम्मा दिया गया है। और विवेक विकास को आईटी का जो संयोजक बनाया गया। इसी तरीके से दिलीप वर्मा को मंत्री दे दिया गया है। मनोज वाजपेयी को प्रदेश मंत्री, सीमा पासवान को प्रदेश मंत्री, और ये मनीष जायसवाल जो हैं प्रदेश सह कोषाध्यक्ष, अभी नई लिस्ट जो हुई है उसमें है। और दीपक बंका कोषाध्यक्ष, तो कोषाध्यक्ष लिखा, हाँ, लेकिन उसको सुधारने के लिए कहा गया है। तो ये 2 चीज़, ये सारे जो लिस्ट हैं उसमें या तो ऐसा माना जाए कि दीपक प्रकाश ने जो कमेटी बनाई थी वो बाबूलाल की सहमति से बनी थी, या बाबूलाल ने जो अब कमेटी बनाई है वो पुरानी कमेटी से संतुष्ट हैं। तो लिहाजा सिर्फ एक तरीके से फॉर्मेलिटी था। इनके ऊपर बार बार सवाल किए जा रहे थे कि भाई 6 महीना हो गया, आप कब कमेटी बनाएंगे। अब ये देखना होगा। तरीके से कोरम पूरा कर दिया गया है और नई कमेटी के नाम पर वही पुरानी कमेटी जारी की गई है। लेकिन जो बदलाव की जो उम्मीद है वो बीजेपी के जो मोर्चे हैं, दूसरे अनुसंघीय इकाई है, उसमें हो सकता है कि बदलाव हुआ हो, लेकिन अब तक उसकी सूची जारी नहीं हो पाई है। सनी है हमारे साथ। सनी, सबसे पहले तो बीजेपी के इस लिस्ट पे ही आप एक टिप्पणी कीजिए कि ये जो कमेटी, नई कमेटी बोला जा रहा है, लोग पुराने हैं, इसको कैसे देखा जाना चाहिए? इसको वही एक पुराना कहावत है, नई बोतल में पुरानी शराब, उसी टाइप से लग रहा है। ज़्यादातर तो वही चेहरे हैं जो प्रमुख चेहरे हैं, प्रमुख पद हैं, सब पर वही है। 1-2 नाम जोड़कर कुछ तड़का लगाने की कोशिश की गई है। क्योंकि देखिए कि बाबूलाल मरांडी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने
उसके एक सप्ताह के बाद से ही ये हर दिन मीडिया में सुर्खियों में खबर रही कि अब नई प्रदेश कमेटी की घोषणा हो सकती है। नहीं हुई। पता चला कि बाबूलाल जी का कार्यक्रम है तो नहीं हुआ, फिर पता चला कि जेपी नड्डा जी का कार्यक्रम है तो नहीं हुआ, फिर पता चला कि प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है तो नहीं हुआ। तो ये लगातार टलते रहा और अब जब नहीं हो रहा था तो ये माना ये जा रहा था कि बाबूलाल मरांडी, जिनको प्रदेश का नेतृत्व करने का दायित्व दिया गया है, वो कोई ठोस निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। तो ये बात जब सामने आई तो वही पुरानी कमेटी में एक दो नए नाम जोड़कर फिर से इसे परोस दिया गया है। बहुत कुछ खास तो नहीं है और बहुत कुछ उत्साह भी, चूँकि जब भी ऐसी कोई कमेटी की घोषणा होती है, खास करके जो बड़ी पार्टियां होती है, तो उसके बाद तो सोशल मीडिया में बधाई का बाढ़ आ जाता है। अब किसको बधाई दें लोग, सब तो वही है, पहले से बधाई है तो दोबारा बधाई ऐसा देकर बहुत लोग लिख रहे हैं। तो ये बात रही बीजेपी की। दूसरी जो बड़ी खबर जिस पे हम लोग चर्चा करने वाले थे कि राज्यपाल जिस तरीके से आज गुस्साए पत्रकारों के सवाल पर और बाकायदा कहा कि भाई क्यों परिस्थितियां खराब होंगी, लॉ एंड ऑर्डर क्यों खराब होगी। सीएम है, ठीक है, सवाल का जवाब उनको देना चाहिए। देखिए, वो दरअसल पत्रकारों ने जो आशंका ईडी ने जाहिर की थी अपने पत्र में कि भाई लॉ एंड ऑर्डर टाइट रखिए और चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को ऐसा निर्देशित कर दिया जाए, उसी पे पत्रकारों ने सवाल पूछा तो राज्यपाल एक उखड़ गए और उन्होंने कहा कि क्यों खराब होगा, इसमें क्या वजह है खराब होने का। मुख्यमंत्री का ये ड्यूटी है, कर्तव्य है कि जो ईडी सवाल पूछे उसका सच सच जवाब दें, और ईडी अपना काम कर रही है, वो भी पता है इसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या खराब होगी। उन्होंने कहा कि एक उदाहरण देते हुए कि जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे उनसे भी 9 घंटे लगातार पूछताछ हुई, कभी तो लॉ एंड ऑर्डर के खराब होने की बात नहीं आई। ये कहाँ से बयान उठ रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा। तो इस तरीके से वो एग्रीगेट कर रहे थे कि भाई लॉ एंड ऑर्डर का तो कोई मुद्दा ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी एक समान प्रोसेस है कि भाई ईडी जाएगी, पूछताछ करेगी, अपना काम वो कर रही है, मुख्यमंत्री का दायित्व है कि उनको सही सही जवाब दे। तो वो उस तरीके से बता रहे थे, लेकिन उस जुलजुलाहट में एक थी परेशानी, चिंता झलक रही थी मन में कि वो संवैधानिक प्रमुख हैं झारखंड के, और ईश्वर ना करे अगर कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई तो क्या करेंगे। शायद वो उनके दिमाग के किसी कोने में चल रहा था, इसीलिए वो अचानक से ब्रस्ट हो गए। नहीं तो सामान्य तौर पे बोलते कि मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन जिस तरीके से जो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हैं बंधु तिर्की, उनका बयान सामने आना और उसके एक दिन के बाद, यानी कि आज ही का जो दिन है, साहेबगंज में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग सड़क पे उतर गए ईडी के कार्यप्रणाली पे, और ईडी पे बाकायदा सवाल उठाया जा रहा है। तो अगर ईडी खुद अगर ये आशंका जाहिर कर रही थी और अब जबकि पत्रकार सवाल कर रहे हैं, तो उसका जवाब तलाशने की कोशिश होनी चाहिए, गुस्साने से तो कुछ होना नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखिए बंद भले ही बुलाया गया था साहेबगंज में, लेकिन बहुत कुछ खास असर दिखा नहीं। खास करके माना जाता है कि गढ़ है संथाल परगना और साहेबगंज, खास करके बरहेट से, जहाँ से मुख्यमंत्री खुद चुनाव जीत कर आते हैं, तो उस हिसाब से असर दिखा नहीं। एक इसको पॉलिटिकल रुख देकर, चूँकि आप देखिए राज्य की बड़ी पार्टी है, आप किसी भी मसले पर आप प्रोटेस्ट के लिए बुलाइएगा तो उतने लोग तो आ ही जाएंगे और आपका वो सफल भी हो जाएगा। लेकिन जो एक मैसेज, ये क्या सिर्फ मैसेज भर के लिए था, संकेतों में था सिर्फ? ये सिर्फ मैसेज और संकेत ही था कि 20 को आप आ रहे हैं मुख्यमंत्री जी से पूछताछ करने के लिए, मुख्यमंत्री ही बुलाए। उससे पहले ईडी की अधिकारियों तक या फिर ईडी के पीछे जो ताकतें हैं, जो लोग हैं, उन तक ये मैसेज चला जाए कि इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है। क्योंकि देखिए सबका ध्यान और सबकी नज़र जो है वो लोकसभा चुनाव पर है, और लोकसभा चुनाव में ये जो अंकगणित है वो कितना भारी और कितना कमज़ोर पड़ेगा, इसी हिसाब से सब कुछ अभी चल रहा है। तो आज बंदी बुलाया गया था, बहुत खास तो बंदी रहा नहीं, और कुछ लोग भले ही सुबह सड़क पर उतरे, प्रोटेस्ट किए, गाड़ी और तमाम चीज़ों को बंद करने का प्रयास किया गया, लेकिन जो एक मैसेज झारखंड मुक्ति मोर्चा देना चाह रही थी पार्टी, वो उस हिसाब से गया नहीं। चूँकि देखिए ईडी का प्रकरण इतने लंबे समय से चल रहा है, मई 2022 में ही पूजा सिंघल के यहाँ पहली बार छापा पड़ा, और उसके बाद से ही कंटिन्यू अभी हम लोग 2024 में आ गए और अभी तक ये कार्रवाई चल रही है। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों का इससे रहा नहीं, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। अब देखिए कि मीडिया में भी देखिए ना, आप और हम उतना इंटरेस्ट से क्या कवर कर पाते हैं। अब 30-30 लोगों को एक साथ सम्मान हो जाता है, नाम तक नहीं पता किसी को कि 30 लोग में कौन कौन लोग हैं। और अब चूँकि सबकी नज़र जो है इसी पर है
कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए 20 जनवरी को दिन के 12 बजे जो ईडी जाने वाली है, उसमें क्या कुछ होता है। पिंटू जो मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार हैं, उनको जो पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उन्होंने ईडी को जो है बताया है, समय मांगा है, पत्नी बीमार है। तो अब देखिए, वो तो आप जेन्युइन रीजन दे के, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देश को तो ये बता दिया कम से कम कि आप जेन्युइन रीजन दे के ईडी के संबंध को जो है एक्सटेंड करवा सकते हैं, चाहे जितना बार भी हो। आपके पास अगर उससे संबंधित कुछ ठोस कारण हो तो उस हिसाब से आप एक्सटेंड कराते जाइए कि अभी नहीं जा सकते हैं, अभी ये है, अभी ये कार्यक्रम है, जो भी हो। अगर ईडी को लगेगा कि ये जेन्युइन है तो उसे एक्सटेंड करते रहेगी, नहीं तो फिर ईडी बोलेगी कि भाई आप बताइए कि कहाँ आना है और ये आखिरी है। इस टाइप से जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामले में हुआ, तो अब तो सबका ध्यान है इसी पर कि 20 को क्या होगा। लेकिन उससे पहले एक बड़ा डेवलपमेंट ये हो गया कि अभी उसी पर आप आगे चर्चा करने वाले हैं कि 9 जनवरी को जो झारखंड कैबिनेट की बैठक थी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में, उसमें जो ये पास हुआ था कि कोई भी केंद्रीय जांच एजेंसी जो है समन करेगी किसी भी अधिकारी को, कर्मचारी को, तो वो डायरेक्ट नहीं जाएंगे, वो अपने विभाग के प्रमुख को बताएंगे। वो डायरेक्ट जो है कोई विभाग के कागजात ले जाकर ईडी दफ्तर नहीं दे सकते हैं। और वो पास होने के बाद ही जब साहेबगंज के डीसी रामनिवास यादव को समन किया गया था, तब बन्ना डाडेल जो कैबिनेट सचिव हैं, और कैबिनेट सचिव का पद तो नहीं है झारखंड में, लेकिन कार्मिक सचिव हैं, और उन्होंने पत्र लिखा था ईडी को, और उस पत्र का जवाब अब ईडी ने दिया है। बन्ना डाडेल ने पत्र में ये लिखा था कि भाई आप किस मामले में पूछताछ करने चाहते हैं, आधार क्या है। अब बन्ना डाडेल को उधर से जवाब आया है कि हम जो है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में किसी से भी पूछताछ कर सकते हैं, ये उनका अपना अधिकार है, राज्य उन्हें इसे करने से नहीं रोक सकता। तो देखिए, दोनों तो आमने सामने हो गया, और साथ ही साथ रामनिवास यादव को फिर से समन भी कर दिया गया है। फिर से समन भी किया गया है, क्योंकि रामनिवास यादव के घर से आप जानते हैं कि वहाँ से पिस्टल, एक गोली, कारतूस बरामद हुआ था, कैश भी बरामद हुआ था। तो उस मामले में अब पूछताछ होगी, लेकिन अब सबका ध्यान इसी पर है कि 20 को क्या होगा। और उससे पहले ये तमाम हलचलें जो है थोड़ा थोड़ा इधर उधर हो रही है। तो ये जो 20 को क्या होगा, 20 जनवरी को क्या होगा, और उसी से हम लोग शुरुआत भी किए थे। लेकिन पांडे जी, कैबिनेट सचिव को जो पत्र लिखा गया ईडी के तरफ से, और जो तलखी एक तरीके से उस पत्र में देखा जा रहा है, उसको कैसे देखा जाना चाहिए? क्या ईडी अब अग्रेसिव होकर के काम करेगी कि देखिए, सिर्फ कैबिनेट सेक्रेटरी को पत्र तक की बात नहीं है, आखिरी समन जो मुख्यमंत्री को हुआ उसमें तो बाकायदा ईडी ने इतना तक कह दिया था कि आप तो आ नहीं रहे हैं, अब हम आएंगे आपके पास। उसके बाद मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। तो ईडी तो अग्रेसिवली दिख रही है कि अब जो है अग्रेसिव मोड में ईडी जो है काम करना शुरू कर दी है। तो इसका क्या प्रभाव 20 जनवरी के उस मुलाकात पे होगी जब ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री से मिलेंगे और सवाल जवाब करेंगे? देखिए, जो पत्र भेजा गया था ईडी को, और जो ईडी ने पत्र भेजा है, उसमें अगर आप अधिकारी या पद को हटा दे तो वो लगता है कि वो सरकार के द्वारा भेजा गया था, और ये जवाब भी सरकार को ही है कि आपको क्या है, आप कौन होती हैं पूछने वाली, हमारे पास ये अधिकार है, हम किसी को भी बुला सकते हैं और जो दस्तावेज मांगेंगे उनको समर्पित करना होगा। ये जिसको सम्मन किया जाता है और जो हम सम्मन करता है, इसके अलावा तीसरा व्यक्ति का कोई इंटरफेरेंस लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे रोकेंगे आपको। तो इसका मतलब है कि जो कैबिनेट से हेमंत सोरेन ने निर्णय लिया वो कोई मायने नहीं रखता है ईडी के लिए? हाँ, ईडी ने स्पष्ट कहा कि वो संसद का बना कानून है और इसमें किसी को हस्तक्षेप करने की इजाज़त नहीं है, और हम क्या काम करेंगे, नहीं करेंगे, किससे पूछताछ करेंगे, ये हमारा विशेषाधिकार है और उसको जानने का अधिकार है। तीसरा आप नहीं हो सकती, और मैं जिसको बुलाऊंगा उसे आना पड़ेगा। ये हमारा अधिकार है कि सम्मन को हम बुलाएंगे तो आना पड़ेगा, जो दस्तावेज मांगेंगे उनको समर्पित करना पड़ेगा। तो वो जवाब दरअसल भले ही भेज रहे थे उनको, और आईजी प्रोविजन को भी उन्होंने कॉपी भेजा है, लेकिन उन्होंने वो जवाब दरअसल राज्य सरकार को दिया है, क्योंकि उनका मानना था कि भाई ये सरकार के निर्देश पे, नहीं तो कोई अधिकारी क्यों पड़ेगा इस तरीके की बात में। आप समझ लीजिए कि एक विभाग का अधिकारी दूसरे विभाग को निर्देशित, आदेशित, रिक्वेस्ट भी नहीं करता है, सामान्य तौर पे जो बैठा रहता है। और यहाँ पे तो देखा गया कि एक
ईडी को बाकायदा सवाल किया गया। तो उस सामान्य तौर की ये प्रक्रिया है, उसमें ये अब तो कोई नहीं कह सकता, तो ईडी ने भी उसको उसी तरीके से रिएक्ट कर दिया कि जैसे मान लीजिए वो किसी और को वो जवाब देना चाहते हो, सुनाना किसी और को पड़ रहा, मजबूरी बस। मतलब ये पूरा पावर गेम की लड़ाई है। लेकिन सनी, अगर ये सारी चीज़ें तो हेमंत सोरेन या फिर उनके जो अधिकारी कैबिनेट से जो ये पास कराए, उनको भी मालूम होगा कि भाई ईडी के पास तो ऑलरेडी इतने राइट्स हैं कि वो किसी को भी समन कर सकता है। तो फिर क्यों हेमंत सोरेन उस रास्ते एक नया दरवाज़ा खोलना चाह रहे थे? अब बिल्कुल देखिए, चूँकि कैबिनेट से ये पास हुआ है तो इसे माना जा रहा है कि एक तरह से एक नियम ही बन गया है। और मुझे लगता है कि ज़रूर इस पर जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड सरकार की पूरी टीम है, लीगल टीम, वो इस पर काम की होगी। अब चूँकि इधर से पत्र गया, उधर से भी आया, अब इधर से भी कोई पत्र ज़रूर जवाब के तौर पे जाएगा और बताया जाएगा कि भाई कैसे क्या कुछ हुआ है। पहले जो अधिकारी गए वो कैसे अपने विभाग के प्रमुख को या फिर मुख्यालय को बिना सूचना दिए गए और किस कागजात के साथ क्या कुछ हुआ, ये तथ्य के साथ हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ये बात ईडी के अधिकारियों को बताई जाएगी और उसी आधार पर कहा जाएगा कि अक्सर ऐसा देखा गया है, पहले भी कहा गया, जो 2 पन्ने का जो आदेश पास हुआ कैबिनेट से, जो हम लोग उस दिन पढ़कर भी बताए थे, उसमें भी इसी बात का जिक्र था कि कुछ विभाग के जो कागजात हैं वो सीधे ईडी दफ्तर जा रहे थे, अधिकारी लेकर वहाँ जा रहे थे, वो न अपने विभाग के जो प्रमुख हैं उनको बता रहे थे, न मुख्यालय में किसी को पता होता था। तो इसीलिए चूँकि देखिए आप जैसे आप जो बोल रहे हैं सनी, उसमें एक बड़ी बात ये निकल कर के आ रही है कि क्या ईडी तक जो कागजात पहुंच रहा था सरकारी अधिकारियों के द्वारा पूछताछ के दौरान, उसको रोकने के लिए इस तरीके का प्रयास किया गया? उसको एक बहाना बनाया गया, कहा जा सकता है। क्योंकि देखिए जो भी कार्रवाई होती है वो तो कागजात के आधार पर ही ना होगी। आप बयान दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, वो बयान फिर कोर्ट में साबित होता है नहीं होता है, लेकिन आपको अगर डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है उस आधार पे, तब तो वो कहीं भी साबित करने में बहुत आसानी होती है। आप देखिए कि शुरू से ही जो जांच चला वो भले ही पर्सनल से शुरू हुआ और वो दूसरा मामला था पूजा सिंगल से शुरू हुआ और फिर किस दिशा में होते हुए आज कहाँ तक पहुँच गया है। तो यही वजह है कि उस पर रोक लगाने के लिए कि जो एंट्री है बंगाल में, देखिए अभी पिछले ही दिनों जो है कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व विधायक हैं मांडर के बंधु तिर्की, उन्होंने कहा कि बंगाल में वहाँ वो हुआ, उसके बाद यहाँ पर कुछ हो जाएगा। उसके बाद ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और साहेबगंज जो है बंद बुलाया गया। तो अब चूँकि बंगाल में जिस तरह से घटनाएं घट रही है और बंगाल में जिस तरह से केंद्रीय एजेंसी और स्टेट दोनों आमने सामने कई बार हो चुकी है, सीबीआई के साथ भी, अभी ईडी के साथ भी हो रहा है, तो वो स्थिति न बने और उससे पहले ही मुझे लगता है कि ये पत्राचार हो रहा है और उससे पहले राज्यपाल को ये बोलना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के ईडी 2 मोर्चे पे एक साथ लड़ रही थी, एक तरफ मुख्यमंत्री और दूसरे तरफ मुख्यमंत्री के अधिकारी। अब एक तीसरा मोर्चा खुल रहा था जो कि सड़क पे खुल रहा है। सबसे पहले इसकी शुरुआत बंधु तिर्की ने, कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने की और बाकायदा कई सारी बातें उन्होंने कही। इसके बाद जो है वो आज साहेबगंज पे भी लोग उतरे सड़क पे झारखंड मुक्ति मोर्चा के, और उसको लेकर के जो है कई सारी बातें हुई। सनी कुछ बोलना चाह रहे हैं? ईडी ने जो पत्र कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल को लिखा है, सूरज वो पूरा उसका जिस्ट निकाले हैं कि आखिर पत्र में क्या है। हाँ। ईडी ने कैबिनेट सचिव को लिखा कि आपने पीएमएलए कानून के तहत राज्य में जारी जांच प्रक्रिया और समन के आधार और कारणों की जानकारी मांगी है। ईडी ने बताया कि आपने वैभव कुमार, नौशाद आलम, राजा मित्रा, राम निवास यादव और अवधेश कुमार को जारी सम्मन का आधार और कारणों की जानकारी मांगी है। हमारा यह पत्र उसी संदर्भ में है। ईडी ने कहा कि हम पहले स्पष्ट कर दें कि सम्मन आपको व्यक्तिगत तौर पर जारी नहीं किए गए हैं। हमें समझ नहीं आ रहा कि आप उपरोक्त लोगों को जारी सम्मन पर दखलंदाजी क्यों कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पीएमएलए की धारा 50(2) किसी ऐसे व्यक्ति को मामले में हस्तक्षेप की इजाज़त नहीं देता जिसे व्यक्तिगत तौर पर सम्मन नहीं किया गया हो। उन्होंने कहा कि यही कानून जांच अधिकारियों को निर्देशित करता है
कि वे जांच के दरमियान किसी भी प्रकार की जानकारी किसी तीसरे व्यक्ति के साथ साझा करें। ईडी ने कैबिनेट सचिव को कहा कि न तो आप और न ही आपका कार्यालय जांच के बारे में किसी की जानकारी हासिल करने के लिए कानूनी रूप से अधिकृत है। ईडी ने कैबिनेट सचिव से कहा कि आप साबित करें कि आप जांच के बारे में जानकारियां हासिल करने के लिए किसी भी प्रकार से अधिकृत हैं। ईडी ने कहा कि पीएमएलए कानून के तहत जारी जांच में हस्तक्षेप या किसी भी प्रकार का सर्कुलर, प्रशासनिक आदेश या अंतरिम दिशा निर्देश जारी करने के लिए आप किसी प्रकार से अधिकृत नहीं हैं। ईडी ने कहा कि यदि ऐसा कोई दिशा निर्देश या प्रशासनिक आदेश जारी किया भी जाता है तो संसद में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बने पीएमएलए कानून के तहत जांच अधिकारी उन्हें मानने के लिए बाध्य नहीं है, या यूं कहिए कि पीएमएलए कानून के तहत मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहे अधिकारियों पर उपरोक्त निर्देश लागू नहीं होते। ईडी ने कहा कि राज्य सरकार को इन मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। ईडी ने यह भी कहा कि पीएमएलए कानून की धारा 50(2) के तहत एजेंसी को किसी भी व्यक्ति को सम्मन जारी कर पूछताछ बुलाने का अधिकार है। केवल इतना ही नहीं, ईडी वो तमाम दस्तावेज भी मंगा सकती है जो उसे जांच में सहयोग के लिए जरूरी लगता है। पीएमएलए धारा 50(3) के तहत जिसे सम्मन किया गया है वह व्यक्ति पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए बाध्य है। तो कुल मिलाकर के ईडी ने बात बता दिया गया है। कैबिनेट सेक्रेटरी वंदना दादेल को समझा दिया है कि आपका अधिकार कहाँ तक है और ईडी को कहाँ तक अधिकार मिला है कि पीएमएलए एक्ट के तहत वो किस किस तरीके से कार्रवाई कर सकती है। तो लिहाजा ऐसे में जाहिर सी बात है कि अब वंदना दादेल भी समझ गई होंगी। लेकिन जो कैबिनेट से जो एक अधिसूचना निकाला गया 9 जनवरी को, उसमें क्या कुछ और डिटेल्स है, उसकी किस स्तर तक जो है उसमें छूट दी गई है अधिकारियों को, वो क्या क्या कर सकते हैं। हो सकता है कि इसका जवाबी पत्र भी जो है ईडी को जाए, क्योंकि इस तरीके का पत्र का आदान प्रदान जो है वो जारी है। आप लोग भी इंतज़ार कीजिए 20 जनवरी का। 20 जनवरी पे ही सारा फोकस है पूरे राज्य का कि कब उस दिन क्या होगा जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ईडी का सामना होगा और ईडी क्या क्या सवाल जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से करती है। एक जो और इम्पोर्टेंट है वो सनी कुछ बताना चाह रहे हैं। इम्पोर्टेंट जानकारी यही है कि 25 वीडियो का अभी तबादला हुआ है। वो जो जानकारी है उसके अनुसार आज देर रात कई IAS IPS अधिकारियों का भी तबादला हो सकता है। तो इसके साथ ही इस लाइव सेशन को हम लोग समाप्त करते हैं। आप जुड़े रहे इसके लिए शुक्रिया।